होगा और अंत भी जैन पर होगा। ये बड़ी बात है इस मंच की। मैं पहले कवि को आमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आए और अपनी कविता भगवान महावीर से आरंभ करें, लेकिन जिस रस का वो तेवर है, जिस रस का वो कवि है, वो बात भी आप तक पहुंचाए। ये वो नगीने हैं जो पूरे के पूरे हिंदुस्तान में तमाम अखिल भारतीय मंचों पर अपनी कविता के माध्यम से अपनी पहचान छोड़ते हैं। दोस्तों, आज एक गर्व का विषय है कि जैन कुल के तमाम रचनाकार एक रात में आप लोगों के बीच हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से आमंत्रण दें। इसका बेस थोड़ा सा और बढ़ा दो भैया, क्योंकि आप भले ही जैन ना हो लेकिन ये सारे के सारे कवि जैन हैं और मैं इनमें भी बिल्कुल ओरिजिनल जैन हूं। मैं इससे ज्यादा दम लगा नहीं सकता। नहीं, ये जैसा जैसा बताए आप माइक को वैसा वैसा कर दें। ये पहले माइक वाला ही था। भगवान की कसम मैं इससे ज्यादा दम नहीं लगाऊंगा। आवाज आपको ही बढ़ानी पड़ेगी। है की बात नहीं, इसमें टेक्निकल समस्या है। समस्या यह है, भगवान की कसम अगर मैं इससे ज्यादा दम लगाऊं मेरा तो फेफड़ा ही निकल के बाहर आ जाए। तो माइक की आवाज इसको आपको ही बढ़ानी है। माइक वाले भैया, आज की रात आप मुझे इतने प्रिय हो, इतने प्रिय हो जितने एक सुहागन को अपना सुहाग प्रिय होता है। बढ़िया है की बात नहीं, मैं सही कह रहा हूं। ये हम लोगों के कुल देवी देवता होते हैं। चाहे तो गति बिगाड़ भी सकते, चाहे तो सुधार भी सकते हैं। मैं काव्य यात्रा को आगे बढ़ाऊं, आनंद यात्रा को आगे बढ़ाऊं, उसके पहले पिछले दोपहर से जब से मैं यहाँ आया हूं इस मंच पर, उस बिटिया के नृत्य तक और उसके बाद की सारी भूमिकाओं पर 3 मिनट का आपका समय चाहता हूं। उसके बाद मैं काव्य यात्रा बढ़ाऊंगा, आगे करूंगा। 3 मिनट का मुझे मन दीजिएगा। स्वागत पंकज, स्वागत। दोस्तों, मैं यहाँ आया तो आदरणीय दिनेश गुप्ता जी से मेरा मिलना हुआ। तमाम कवियों ने भी आपसे चर्चाएं की। सारे कवि जैन हैं, सारे कवि जैन हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि हम जैन हैं, इससे कुछ नहीं होता कि हम लोग जैन हैं। बड़ी बात यह है कि आज की रात यहां से जब आप घर जाओगे ना, तो आपका पाप का जो खाता होगा वो बिल्कुल नील होगा। इसलिए होगा क्योंकि आपने इन कवियों को जो पैसा दिया है, उस पैसे से कोई घर जाकर शराब नहीं पिएगा, उस पैसे से कोई घर जाकर मांस नहीं खाएगा, और इस माइक से जो भी बात होगी वो इस मंदिर की मर्यादा के भीतर होगी। इसीलिए आज की रात ये कवि सम्मेलन बड़ा है। दोस्तों, ये तमाम वो लोग हैं, आदरणीय चंद्रसेन जी बैठे हुए हैं। ये कब से यात्रा कर कर अपने भोपाल से यहाँ चले आ रहे हैं, और यहाँ आने के बाद जब घड़ी में उन्होंने देखा 6 बज गए तो उन्होंने पानी भी नहीं पिया और मंच पर आ गए हैं। ये इस मंच की महानता है। अगर ऐसे तमाम कवि आपकी अपनी समाज में है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और वैसे भी ऐसी गाय की कविता, ऐसी देश की कविता सुनने से क्या फायदा कि हमसे पैसा ले जाने के बाद वो घर जाकर बकरा काटे। बहुत अच्छे भैया, ये काम होना नहीं चाहिए। और अगर नहीं होना चाहिए तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मेरी बात पर स्वीकृति लगाए कि आज की रात आपने ये सफल कवि सम्मेलन अपने बीच में रखा। और वो बिटिया के बारे में मैंने चर्चा इसलिए की दोस्तों, अगर पंकज फनकार को अपने छोटे से गांव मुगावली से लेकर यहां सुना जा रहा है, यदि अनामिका अंबर जी ने ललितपुर से लेकर फरीदाबाद तक की यात्रा की है, यदि चंद्रसेन जी ने बड़ी बामौर एक गांव है, अगर आप बड़ी बामौर को नक्शे में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप बता ही नहीं सकते कि ये बड़ी बामौर है कहां। वहां से अगर यहां तक की यात्रा हमने की है तो उसके पीछे हमारे शहर का बहुत बड़ा योगदान है। हमें जब समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब हमें हमारे घर से समर्थन मिला। आपने हम सारे कवियों के लिए तालियां बजाई, लेकिन वो 6 साल की बिटिया जब यहां नृत्य कर रही थी तो किसी ने तालियां नहीं बजाई। मेरा मन है कि उस बिटिया के सम्मान में भी पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। वो हमारी अपनी समाज की प्रतिभा है। कल के दिन वो भी हो सकता है हम पंकज फनकार की जगह, अनामिका अंबर की जगह, कहीं ना कहीं नम्रता की जगह हमारे और आपके बीच में हो। ये सारी की सारी ज्ञान की बातें थी, और भगवान की कसम इससे ज्यादा ज्ञान की बातें मुझे आती भी नहीं है। तुम लोग क्या समझ रहे हो कि मैं क्या ये ज्ञान ही बांटने आया हूं? मैं कभी हाथ से बंगे कहीं हूं दोस्तों। मेरे पास कोई ज्ञान का काम नहीं है। ज्ञान परोसने के लिए ये सब लोग हैं। मैं तो इन कवियों को सुनने की भूमिका बनाने के लिए आया हूं। और फोटोग्राफर, तुम बच्चे ही खिलाते रही हो। हाँ, भाभी ने भी बिल्कुल सही काम चिपकाया है तुम्हारे लिए। गलती तुम्हारी तो सजा भी तुम ही भुगतो। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी पुण्य का काम है, करते रहो। फोटोग्राफर भाई साहब, एक निवेदन आपसे भी कर दूं।
आप मन से किसी का भी फोटो खींचना, मेरा फोटो मत खींचना। है कि बात नहीं, इसमें भी टेक्निकल समस्या है। समस्या यह है दोस्तों, आप लोग जैन समाज के भले लोग हो, झूठ मत बोलना, पवित्र वातावरण में बैठे हो। इस मंच पे सबसे खूबसूरत आइटम कौन? अपन है कि नहीं भाई साहब? है क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैडमों को जोड़ लो तो भी मैं ही सुंदर निकलूंगा। सुंदरता से भैया जी कभी कभी समस्या हो जाती है। समस्या ये हो जाती है कि ये फोटोग्राफर 10-20 फोटो खींचेगा, सुबह पत्रकार इससे फोटो मांगेंगे, पत्रकार 10-20 फोटो देखेगा, मेरा फोटो सिलेक्ट कर लेगा, अखबार में खबर छप जाएगी कि फरीदाबाद के बाजार में शानदार कविता पाठ किया भाई पंकज फनकार ने। यहां तक मामला ठीक रहता है। इसके बाद होता क्या है कि आप लोग अखबार पढ़ते हो और अखबार पढ़ के दे देते हो रद्दी वाले को। रद्दी वाला अखबार उठा के दे देता है हलवाई को। हलवाई उसमें जलेबी रख के खिला देता है बच्चे को। बच्चा जलेबी खाता और अखबार फेंक देता है नाली में। और फिर भाई साहब अपने मुंह पे लगी रहती है चाशनी। और हमें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी कुत्ता हमारा मुंह चाटे। भाई बहुत अच्छे। तो अपन फोटो खिंचवाएंगे ही नहीं तो यह समस्या होगी ही नहीं, है कि? लेकिन भाई साहब ये समस्या आपके यहाँ नहीं हो सकती, ये समस्या हमारे यहाँ रहती है, क्योंकि वो उतने ही लोग रहते तो वो रद्दी वाले को बेच देते, हो ही नहीं सकते। और भगवान की कसम ओरिजिनल जैनी तो यही पाए जाते हैं। मतलब है ये जैनी कर करके दिनेश भाई साहब ने सौरभ जी को निपटा दिया। बोले सब अपने घर के ही लोग तो हैं, सब अपने घर के ही लोग तो हैं। प्रेम की आंच में 50 का काम 5 में, अंग्रेज और अंग्रेजन का जोड़ा भी उतरा। तो आदरणीय दिनेश जी मुझे लेने के लिए आए, तो जैसे ही अंग्रेजन की नजर आदरणीय दिनेश जी पर पड़ी तो दिनेश जी की मूछें अंग्रेजन को पसंद आ गई। तो अंग्रेजन ने कहा दिनेश जी आपकी कितनी प्यारी मूछें हैं, क्या आपकी मूछ का एक बाल मिल सकता है? अब दिनेश जी भी जैनी, ऊपर से फरीदाबाद के, बोले बिल्कुल दे सकते हैं मैडम, लेकिन $500 लगेंगे। अंग्रेजन का दिमाग खराब यार, मूछ के एक बाल के $500। लेकिन अंग्रेजन के पास भी पैसा था, उसने जेब में से $2000 निकाले, दिनेश जी के हाथ में पकड़ा दी, बोले अपनी मूछ के 4 बाल दे दो। इन्होंने $2000 जेब में रखे, पीछे से 4 बाल तोड़ के मैडम के हाथ में पकड़ा दिए। अब अंग्रेजन का दिमाग खराब कि यार बाल तो मैंने मूछ के मांगे थे, इन्होंने पीछे से क्यों दे दिए? तो अंग्रेजन ने निवेदन किया कि दिनेश जी बाल तो मैंने आपसे मूछ के मांगे थे, आपने पीछे से क्यों दे दिए? अब दिनेश जी का जवाब सुनना और ऐसा लगे कि यह जवाब केवल किसी जैनी आदमी का, और वो भी फरीदाबाद के जैनी आदमी का हो सकता है, तो अपने सम्मान में तालियां बजाना दोस्तों। अंग्रेजन ने कहा कि भाई साहब बाल तो मैंने आपसे मूछ के मांगे थे, आपने पीछे से क्यों दे दिए? दिनेश जी बोले ये तो शोरूम है, माल तो गोदाम से ही बिकेगा। बहुत अच्छे, बढ़िया 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 बढ़िया। तो दोस्तों अगर आप लोग सारे के सारे मंच तक जुड़ गए हो तो मैं पहली 4 पंक्तियां अपनी कविता की आप लोगों तक समर्पित करना चाहता हूं। एक बार मुझे तालियां बजाकर आदेशित करें कि आप लोग सुन रहे हैं, सुनने की मानसिकता में हैं। अक्सर जब ये पंच कल्याणक होते हैं, वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव होती, बड़े बड़े उत्सव होते हैं, तो हमारी समाज के कुछ विदूषक लोग एक टिप्पणी करते हैं भैया जी कि ये तो पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, ये तो आडंबर कर रहे हैं, ये तो स्वांग कर रहे हैं। क्या जरूरत है हर साल महावीर जयंती पर इतना खर्चा करने की? क्या जरूरत है हर साल ये पंच कल्याणक गांव गांव में कराने की? तो मैंने उनको एक कविता के मार्फत एक तर्क संगत जवाब देने की कोशिश की कि क्यों हमारे बुजुर्ग, क्यों हमारे भैया जी, क्यों हमारे महाराज जी, क्यों हमारी माता जी, क्यों हमारे गुरुदेव ये सब प्रक्रम बार बार दोहराने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? 4 पंक्तियों में समाधान देता हूं, उनको जवाब देने की कोशिश करता हूं। कहीं मेरा जवाब पहुंच जाए तो आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं। ये पंक्तियां इस सदन में बैठे तमाम बुजुर्गों की तरफ से तमाम युवाओं को निवेदित करता हूं कि क्यों हमारे बुजुर्ग ये चाहते हैं कि हम इन सारी चीजों से जुड़े रहे। पंक्तियां सुनिए। स्वागत भैया। शीशाए दिल में सब कुछ उतर आएगा, शीशाए दिल में सब कुछ उतर आएगा, खुद में ढूंढो तो ईश्वर नजर आएगा, खुद में ढूंढो तो ईश्वर नजर आएगा। देव शास्त्र गुरु से जुड़े तुम रहो, देव शास्त्र गुरु से जुड़े तुम रहो, संगतों का कभी तो असर आएगा, संगतों का
कभी तो असर आएगा, संगतों का कभी तो असर आएगा। वाह वाह। मैं समझ गया मुझे कैसेट फंसानी कौन सी अच्छी कविता पे इतनी तालियां आती जितनी आप लोगों ने बजाई है। लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आप लोगों की तरफ हूं। समस्या ये है कि ये सारे जैन कभी फंसे हुए हैं। अगर मैं इनके सामने ढंग की बात नहीं करूं तो ये पीछे से कहने लगते, बोले पंकज भाई माइक पे जाया कर तो ढंग की बात किया कर। लेकिन भैया जी मेरे साथ समस्या ये है कि आदमी जो देखेगा जो भोगेगा वही तो लिखेगा। अपने साथ इनके साथ अच्छी घटनाएं होती है, अच्छे अच्छे काम करते हैं, अपने साथ वैसी घटनाएं होती तो अपन करे क्या। वो मैं 10-15 दिन की यात्रा के बाद अपने घर पहुंचा तो मुझे तो अपनी झांसी की रानी के पूरे लक्षण मालूम थे। ये वही लोग हंस रहे हैं जिनकी भी घर में झांसी की रानियां ही हैं। तो मैंने दरवाजे के बाहर ही हाथ जोड़ लिए और अंदर जाकर निवेदन किया कि देवी क्या तू मुझे ऐसी रोटी बनाकर खिला सकती है जैसी मेरी मां मुझे बनाकर खिलाया करती थी। अब पत्नी भी पंकज फनकार की, ऊपर से जैन साहब की। बोले बिल्कुल खिला सकती हूँ, लेकिन पहले वैसा आटा गूंथ जैसा तेरा बाप गूंथा करता था। बहुत अच्छे पंकज। अपन जाए तो जाए कहां, अपने साथ तो समस्या घर से ही नहीं निपट रही है। ये तमाम चंद्रसेन जी जब मिलते हैं बोले पंकज भाई संस्कारों को ध्यान रखा करो, संस्कारों का ध्यान रखा करो। मैंने कहा बिल्कुल रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं पेशे से एडवोकेट हूं। एक दिन मैं कोर्ट में खड़ा हुआ था, उसके एक दिन पहले ही चंद्रसेन जी के संचालन में कभी सम्मेलन पढ़ के गया था तो थोड़े थोड़े संस्कार बचे हुए थे। तो एक वो महिला मेरे पास आई, बोले पंकज भाई मेरा तलाक करवाओ। मैं उसको पहचानता था, वो जैन समाज की थी, तो मैंने उसे संस्कारों के साथ ज्ञान देना शुरू किया कि देवी अपन जैन समाज को मानने वाले लोग हैं, जैन दर्शन को मानने वाले लोग हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं। अपने धर्म में एक बार जिस आदमी से अपनी शादी हो गई अगले 7 जन्म तक अपन को उसके ही साथ में रहना है। लेकिन भाई साहब वो संस्कारों वाली नहीं थी, वो 21वीं शताब्दी की महिला थी। तो उसने कहा पंकज भाई फालतू की बात मत करिए, 50,000 रुपए ले मेरा तलाक करवा। अच्छा भाई साहब अपन भी जैन साहब जैसे ही 50,000 रुपए देके तो संस्कार तो अपने भी खत्म। 50,000 रुपए अपन ने जेब में रखे हो, मजिस्ट्रेट के सामने जाके ऐसे नोटंकी की जैसे शोषण उसकी जगह अपना ही हुआ हो। अच्छा जैनी आदमी किसी को कुछ समझाने की कोशिश करे, उसको समझ में नहीं आया, ऐसा हो सकता है क्या? मजिस्ट्रेट भी तुरंत मान गया कि ये महिला बहुत परेशान है, इसका तुरंत तलाक कराया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके पति के पास जो कुछ भी है वो सब आधा आधा कर दो, इन दोनों को अलग अलग कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, इसके पति के पास क्या है? बोले 2 मकान है, बोले 1-1 ले लो। उन्होंने कहा 4 दुकानें हैं, बोले 2-2 ले लो। उन्होंने कहा 6 गाड़ियां हैं, बोले 3-3 ले लो। उन्होंने कहा बच्चे कितने? बोले 3। अब सब चुप। अब महिला की समझदारी का आनंद लेना। महिला तुरंत गई अपने पति के पास, कोनी मारकर बोली चलो जी तलाक लेने अपन अगली साल आएंगे। बहुत अच्छे पंकज। चश्मा वाले भाई साहब एक ही बात नहीं है, इसमें भी टेक्निकल समस्या है। जिसको भगवान नहीं सुलझाना चाहे वो पूरे जीवन नहीं सुलझ सकता, अगले साल जुड़वा हो गए। बहुत अच्छे पंकज। समस्या तो यहां फंसी हुई है। मैं आदरणीय सौरभ जी के संचालन में IIT रुड़की में पहुंचा भैया जी, तो मैंने देखा कि मेरे सामने जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं वो 95% लड़कियां जीन्स का पैंट और टी-शर्ट पहने हुए हैं। फिर मैं सौरभ जी के साथ में ही था तो संस्कार फंसे ही थे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने देखा कि मेरे सामने जो बहनें बैठी हैं वो जीन्स का पैंट और टी-शर्ट पहने हैं। मेरा मानना यह है कि लोग कैसे कपड़े पहन रहे हैं, लड़कियां कैसे कपड़े पहन रही हैं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी नजरें साफ रखनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मेरा मानना यह भी है दोस्तों, जिस देश में एक 6 माह की बिटिया से लेकर 60 साल तक की दादी अम्मा सुरक्षित ना हो, उस देश में यदि हमारी माताओं बहनों का पहनावा थोड़ा सा सुधर जाए तो इस देश से बलात्कार जैसी घटनाएं समाप्त हो अथवा ना हो, इनकी संख्या जरूर कम की जा सकती है। बहुत अच्छे। तब अपने संस्कारों को याद करते हुए मैंने 4 पंक्तियां लिखी आजकल के सौंदर्य के लिए, 2 पंक्तियां लिखी सच्चे सौंदर्य के लिए, फिर 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। अपने तरीके से कहने की कोशिश करता हूं कि सौंदर्य होता क्या था और आजकल की लड़कियों ने किसे सौंदर्य मान लिया। पंक्तियां सुनिए। हाँ। कि पैंट नीचे हो गए हैं, शर्टें ऊंची हो गई हैं, हाल कैसा हो गया है फैशन की मारी का। वाह 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 वाह। पैंट नीचे हो गए हैं, शर्टें ऊंची हो गई हैं, हाल कैसा हो गया है फैशन की मारी का। और तन पे चुनर नहीं, आंखों में शर्म नहीं, वेश कैसा हो गया है देश की कुंवारी का। तो आदर्शों को याद करो, सारे गुण मूल धरो,
बंद करो मुख आज पश्चिमी बीमारी का। और बिंदी बेंदी गजरा चूड़ी, बिंदी बेंदी गजरा चूड़ी, मैं जो सज धज आई, तोड़ नहीं मिल सकेगा भारतीय नारी का। बिंदी बेंदी गजरा चूड़ी, मैं जो सज धज आई, बढ़िया तोड़ नहीं मिल सकेगा भारतीय नारी का। गुप्ता जी, मैं अपने घर पे बैठा बैठा एक धार्मिक सी फिल्म देख रहा था। धार्मिक समझ गए? तो उसमें एक धार्मिक सा सीन भी आया। अब मैं मुंगावली गांव है, मेरा 10,000 की पॉपुलेशन है, तो मेरी पत्नी भी गांव की। तो जैसे ही वो सीन आया तो मेरी पत्नी ने यहां तक घूंघट कर लिया। अच्छा, आप लोग बुंदेलखंड की भाषा समझते हो? का है भैया, कहां जा रहे हो, का खा रहे हो, का पी रहे हो? समझते ही होगे। तुम लोग कौन से लंदन में रहते हो? तो मेरी पत्नी से मैंने पूछा, मैंने कहा कायरी तूने इधर तक घूंघट काय कर लो? तो वो बोली कि देखो तो सही, ये महिला कैसे कपड़े पहने हैं। अगर मैं ऐसे कपड़े पहन लूं तो घर से ही बाहर ना निकलूं। मैंने कहा मेरे 2 बच्चों की अम्मा, अगर तू ही ऐसे कपड़े पहन ले तो मैं ही काहे को घर से बाहर निकलूं। परिभाषा केवल सौंदर्य की नहीं बदली है भाई साहब, परिभाषा प्रेम की भी बदल गई है। और उस प्रेम की बदली हुई परिभाषा की 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं दोस्तों। कहीं फिर युवाओं तक मेरी बात पहुंचे तो आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि प्रेम में कहां दोष उत्पन्न हो गए। कि मोबाइल जब से प्यार का माई बाप हो गया, बैलेंस डलवाएगी पंकज फनकार से, बात करेगी सौरभ सुमन से, और डेट पे चले जाएगी कमलेश बसंत के साथ, और शादी तो उसको दिल्ली वाले से करनी ही है। ये सब यही हो सकता है फोन से। तो मोबाइल जब से प्यार का माई बाप हो गया, प्यार प्यार ना रहा, एक पाप हो गया। और एहसासों के तराजू से नापते थे कभी उल्फत, अब तो बैलेंस ही प्यार का नाप हो गया। मोबाइल जब से प्यार का माई बाप हो गया। मोबाइल की दुष्प्रभाव आदमी के जीवन पर इतना बुरा पड़ा कि कभी कभी आदमी मोबाइल की भाषा में ही बात करने लगता है। हम लोग कहां रुके हुए हैं भैया? डिलाइट होटल है ना। डिलाइट होटल से हम लोग निकल रहे थे, सौरभ जी, अजय भैया जी, हम लोग सब साथ में थे। तो एक लड़की वहां से निकली, तो एक फरीदाबाद का मन चला चला तो सीटी मार के कहीं छिप गया। लड़की ने मुड़ के देखा तो उसकी नजर आदरणीय अजय अहिंसा जी पर पड़ी। तो उसने मोबाइल की भाषा में इनसे ही पूछ लिया, क्यों दादा ये मिस कॉल आपकी थी क्या? अब ये भी शुद्ध जैन दर्शन के कभी तुरंत बोले, नहीं रे बेटी, मेरी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। भैया जी, भगवान की कसम मुझे जैन दर्शन भी पूरा आता है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि ये सबके सब जैन दर्शन पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में आनंद की यात्रा के लिए हूं दोस्तों। आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, मैं कुछ अच्छी पंक्तियां पढ़कर अपनी जगह पे वापस जाना चाहता हूं। मैं तो पहली बार फरीदाबाद आया तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहता था कि मैं क्या क्या पढ़ने में समर्थ हूं, लेकिन तो मुझे लगता है कि मेरे हिस्से का काम पूरा हो गया। लेकिन मेरे पास आप ये मत समझना कि अनामिका अंबर जी जैसा स्वर है, उनके पास गला है, अपने पास तो पूरी गली है। हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन के 100 मंचों पर जितनी बार मां सरस्वती का नाम लिया जाता होगा, उतनी बार एक मंच पर एक कविता में आपकी अपनी बेटी अनामिका अंबर ने आज की रात लिया। मेरा मन है कि उसके सम्मान में भी पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। बहुत अच्छा। लेकिन उनकी कला अलग है, मेरी कला अलग है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे से ही अपेक्षा कर रहे हो तो मैं पहले ही हाथ जोड़ लूं। मेरी ये बस की काम नहीं है। एक दिन अनामिका जी नहीं आई तो सौरभ जी ने मेरे को ही टिका दिया कि एक लौता बनिया यही काम चलाएगा। नहीं, जैनी आदमी का कभी कभी मिसयूज भी हो जाता है। तो मेरे को खड़ा कर दिया, बोले पंकज फनकार सरस्वती वंदना करो। अपन ने भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ और अंदर की जैन पंथी के साथ काम निपटाया। अपन ने वंदना शुरू की। अगर मेरी वंदना ठीक ठाक पहुंच रही हो तो फिर आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं। अपन ने वंदना शुरू की कि हे मां शारदे हमको सच्चा प्यार दे। बहुत अच्छे। हे मां शारदे हमको सच्चा प्यार दे। 3 लोक के नाथ की शरण में जो आए उन्हें भव सागर से तार दे। और अंतिम पंक्ति कहीं आप लोगों के दिल में ठक से लग जाए तो पूरे सदन का आशीर्वाद, पूरे सदन का प्यार मांगता हूं दोस्तों कि हे मां शारदे हमको सच्चा प्यार दे। 3 लोक के नाथ की शरण में जो आए उन्हें भव सागर से तार दे। और इस देश में अफजल का समर्थन करने वाले जितने भी कन्हैया हो उन्हें 2 गज जमीन में गाड़ दे। भाई वाह, जोरदार तालियां इस मंच तक भेज दें।
विश्वास मानना, जितनी देर आप लोग यहाँ पर हैं, हम उतनी देर आप लोगों के बीच रहेंगे। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। ये भाई साहब जो मफलर बांध के बैठे हुए हैं, हाँ ये प्लीज मफलर उतार दीजिए आप। ये आगे जो, हाँ ये रेड एंड ब्लैक वाला मफलर, हाँ ये उतार दीजिए। दरअसल और कुछ नहीं, दिल्ली के आसपास हम किसी को मफलर में देखते तो ऐसा लगता है धरने पर ना बैठ जाए।